आपने कुछ दिनों पहले महाभारत का जिक्र किया था। बात टेबल पे खत्म हो जाए, उसको वहीं पर खत्म करना है। आपने भी तो 2 मंत्री पद ही मांगे थे, एक राजेंद्र राणा मांग रहे थे, एक सुधीर शर्मा मांग रहे थे। लोगों के नजरों में बड़ा बनने के लिए मुझे बड़े कर्म करना पड़ेंगे। युवाओं की पैरवी तो हो रही है, राजेंद्र राणा की पैरवी कौन और कब करेगा? तो मुख्यमंत्री राजेंद्र राणा की सुन नहीं रहे हैं या मुख्यमंत्री राजेंद्र राणा की सुनना ही नहीं चाहते। उसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना मेरी पर्सनल कंस्टिट्यूंसी का कोई एजेंडा है। अब सरकार और संगठन के तालमेल में सुधार आएगा। कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तब अब हम लोग सत्ता में आते हैं। हॉली लॉ से भी जोड़कर देखा जाता है, इस वजह से आप मैं राजा वीरभद्र के बहुत बड़ा समर्थक और उनका फैन था, हूँ भी। महाभारत का प्रसंग देखिए, पांडवों ने सिर्फ 5 गांव ही तो मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक जितना देने से भी मना कर दिया था। परिणाम स्वरूप महाभारत हुई थी। इशारा आप समझ गए होंगे। संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में आज हमारे साथ सुजानपुर से तीसरी बार के विधायक राजेंद्र राणा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद भारत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कुछ दिनों पहले महाभारत का जिक्र किया था, वो महज प्रसंग ही था या फिर हम भविष्य के लिए इशारा समझें कि जिस तरह से कांग्रेस के बारे में दिन प्रतिदिन सरकार के विषय में जनता हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में चर्चाएं हो, वो महाभारत छिड़ने वाली है? देखिए, ऐसा है कि ये मैंने पिछले महीने की 9 तारीख को मैंने पोस्ट लिखी थी। हम पब्लिक के चुने हुए व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से हमें मिलने का मौका मिलता है। ये जो प्रसंग है जिसमें हमने जिक्र किया था कि पांडवों ने सिर्फ 5 ही गांव तो मांगे थे, दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया था। इसके पीछे हमारी भावना सिर्फ मात्र यही थी कि आजकल जो लोगों का और ख़ास तौर पर नौजवानों का जो टेम्परामेंट है, और लोग छोटी छोटी बातों के लिए आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ते हैं, कोर्ट कचहरी थाना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इतिहास हमेशा आदमी को सिखाता है। इतिहास के पन्नों को पढ़कर आदमी सीखता है। जो इतिहास में गलतियां हुई हैं वो हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए। अगर दुर्योधन 5 गांव दे देते तो महाभारत नहीं होता, लाखों लोग नरसंहार नहीं होता। तो हमने तो नौजवानों को शिक्षा दी है। हम उम्र के इस पड़ाव में धीरे धीरे सीनियर सिटीजन की ओर बढ़ रहे हैं कि भाई लड़ाई झगड़ों से बचना है, और जो बात टेबल पे खत्म हो जाए उसको वहीं पर खत्म करना है। आपके इस महाभारत के किस्से में सुधीर शर्मा भी कूदे थे। एक चर्चा ये भी हुई कि आपने भी तो 2 मंत्री पद ही मांगे थे, एक राजेंद्र राणा मांग रहे थे, एक सुधीर शर्मा मांग रहे थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री ने दोनों को ही मना किया हो कि मैं मंत्री नहीं बनाऊंगा? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कभी मना नहीं किया। और देखिए, हमने क्या लिखा है, और मीडिया या समाज के लोग उसको किस और उसको ले जाना चाहते हैं, उस पे हम किसी को रोक नहीं सकते। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ और मेरे शब्दों को उसका अर्थ क्या निकाला जाए, वो उसको हम किसी को नहीं रोक सकते हैं। परंतु हमारा अर्थ यही था कि हमें लड़ाई झगड़ों से, विवादों से बचना है। और विवादों का मैं पढ़कर हमेशा आदमी नुकसान में रहता है। और रही सुधीर जी की बात, उन्होंने तो एक दोहा लिखा था कबीर का, उसमें उन्होंने जो कमेंट में लिखा था, तो ठीक है। अगर कोई अच्छी चीज़ उन्होंने बोली है तो उस पर समाज के नौजवानों को सीख लेनी चाहिए। सत्ता के गलियारों में एक और चर्चा होती है कि जो वरिष्ठ नेता होते हैं वो कई बार सीधी बात ना कहकर इशारे भी करते हैं। कुछ दिन पहले का एक और प्रसंग है, आपने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी जिसमें आप ये हिदायत दे रहे थे, रिजल्ट जल्दी निकाल दीजिए, युवाओं से नौकरी का भी वादा है, गारंटियों तक का जिक्र था। सवाल ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी सीधी बात ना कहकर मुख्यमंत्री को ये कहने का प्रयास कर रहे थे कि समय रहते ही संभल जाइए वरना कुछ और भी हो सकता है? उसका एक उदाहरण आज मानसून सत्र के पहले ही दिन देखने को मिला। आप भाषण देने उठे ही थे, विपक्ष ने आपको छेड़ना ही उस चिट्ठी से शुरू किया कि आपकी चिट्ठी पहुंची, आपकी चिट्ठी पर सुनवाई हुई। देखिए, मैं
सदन के अंदर भी ये बात कही है मैंने कि लोगों ने मुझे विधायक के तौर पर चुना है और चुने हुए विधायक का ये धर्म है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि आपके क्षेत्र में, आपके प्रदेश में जो जो लोगों की समस्याएं हैं उनको उचित प्लेटफॉर्म पर उठाया जाए। मैंने विपक्ष के साथियों को भी कहा कि चुना हुआ व्यक्ति प्रदेश के नौजवानों की या दूसरे लोगों की, कर्मचारियों की आवाज़ नहीं उठाएगा। कौन उठाएगा? और कहाँ लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है कि आप सत्ता पक्ष के एमएलए हैं और आप लोगों की आवाज़ नहीं उठा सकते? हमने तो लोगों की आवाज़ उठाई है और मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का भी आज मैंने धन्यवाद किया है कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड को लेकर उन्होंने जो कहा है कि इसको जल्दी ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आज उन्होंने विधायक दल की मीटिंग में भी कहा कि हम हज़ारों भर्तियाँ जो करने जा रहे हैं और उसका प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। मेरा उसके पीछे मत ये था कि अगर सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में कोई गड़बड़ हुई है और जिन लोगों ने पेपर लीक किए हैं, पेपर बेचे हैं, उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। परंतु जिन नौजवानों ने पेपर दिए हैं और वो राह ताक रहे हैं कि उनका कब रिजल्ट आएगा और कब उनको नौकरी मिलेगी, उनके साथ जल्दी ही न्याय करना चाहिए। एक विभाग में कोई आदमी चोरी करता पकड़ा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसको विभाग को बंद कर देना है। हमने वहाँ पर अच्छे लोगों का लगाना है, ईमानदार लोगों की तैनाती करनी है और उसमें सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी बड़ी चिंता कर रहे हैं कि जल्दी ही सबऑर्डिनेट सिलेक्शन को बोर्ड को जो है वो इसको चालू कर, नौजवान जो नौकरी जिनको मिलनी है, हज़ारों पद शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं, हज़ारों पद पुलिस विभाग में खाली पड़े हैं, ऐसे कई हैं, तो उनको जल्दी ही भर्ती करने का मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और जल्दी भर्तियाँ शुरू होंगी। ये मैंने प्रदेश के नौजवानों की जो आवाज़ बुलंद करी है वो मुझे लगता है मेरा धर्म है और मैं अपना धर्म भी निभाया है। इसके अलावा मैंने ये कहा कि कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे मानव भारती विश्वविद्यालय में जो करोड़ों रुपए यानी अरबों रुपए का जो घोटाला हुआ, हम विपक्ष में रहकर उस मामले को उठाते रहे, मैंने सत्ता में भी उठाया। और इसके अलावा हमारे जो नौजवान लगभग 5,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि जिनको कि वो कॉम्पनसेट ग्राउंड पे जो उनको नौकरियां मिलनी हैं, उनका भी हम जो है आवाज़ उठाते रहे। हम उनकी भी उठाते रहे कि जो हमारे आउटसोर्स पे रखे हैं, जैसे कि एक आपका इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग का स्टाफ की भर्ती हुई और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई, तो उसमें कोई आदमी अपने जीवन को जोखिम में डालकर जो सेवाएं दे रहा था। एक व्यक्ति का मुझे चंबा से फ़ोन आया, कहते मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ और मुझे मेरा भी आउटसोर्स पे मुझे उसमें कोरोना काल में रखा गया। तो कहते जब मैं हॉस्पिटल से आता था मेरे से कोई बात नहीं करता था, मेरे जो बच्चे थे उनके साथ कोई खेलता नहीं था। कहते भाई ये हॉस्पिटल में जहाँ कोरोना के पेशेंट हैं उनको जो है ये वहाँ पर उनकी सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर इनकी ड्यूटी है। तो जिन लोगों ने ऐसा किया उनके साथ न्याय होना चाहिए। तो मैंने नौजवानों की बात रखी है और मुझे लग रहा है कि मैंने सही काम किया है और मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान भी लिया है और मैं उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश की जनता में एक और चर्चा रहती है कि जब जिन नेताओं की सरकार होती है और जो नेता सत्ता में होते हैं उनके काम तो अक्सर फ़ोन कॉल पर ही हो जाते हैं, निपटारे भी होते हैं। आपको चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, इसका तो एक मतलब ये भी निकाला जा रहा है जनता के बीच में, या तो मुख्यमंत्री राजेंद्र राणा की सुन नहीं रहे हैं या मुख्यमंत्री राजेंद्र राणा की सुनना ही नहीं चाहते, इसलिए उनको रिटर्न में चीज़ें लिख कर देनी पड़ रही हैं ताकि वो रिकॉर्ड में भी रहें। आपका क्या मानना है? मेरे इसके पीछे दो मानने हैं। मैंने जो पत्र लिखा है उसमें मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, ना मेरी पर्सनल कंस्टिट्यूंसी का कोई एजेंडा है, वो पूरे प्रदेश का मामला है। और मैंने ओपन पत्र इसलिए लिखा है ताकि जो लोग बार बार मेरे आके मुझसे मिलते थे और कहते थे कि आप हमारी आवाज़ जो है उसको नहीं उठा रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री से मैं बंद कमरे में जाके बात करता, हमने कई बार करी, हम बात करते तो किसको पता लगता हमने बात करी। आज पत्र खुला लिखा है तो वो नौजवान ये तो कह रहे हैं ना कि नहीं जी ठीक है आपने बात करी है,
बंद कमरे में बात करके मैं नौजवानों को क्या बोलता कि वे आपकी बात करके हूँ, क्या वो उस बात को मानते? और ओपन पत्र भी लिखा है तो क्या इसमें क्या गलत है? चुनाव व्यक्ति नहीं लिखेगा तो कौन लिखेगा? आम व्यक्ति भी, आम जनता भी मुख्यमंत्री को लिख सकती है, और मुख्यमंत्री के पास ताकत है, पावर है, वो प्रदेश के मुखिया हैं, उन्हीं को तो लिखेंगे। अब विपक्ष के नेता या विपक्ष के किसी पूर्व मंत्री को हम पत्र क्यों लिखेंगे? क्योंकि उनके पास ताकत कोई नहीं है, कोई पावर नहीं है। जिसके पास पावर होती है और पावर जनता देती है, जहाँ पर ताकत है, पावर है, वहीं भी तो हमने पत्र लिखा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुख्यमंत्री ने इसको बहुत पॉजिटिव लिया है। युवाओं की पैरवी का आपने जिक्र कर दिया, पत्र लिखने का आपने जिक्र कर दिया। सवाल ये है, राजेंद्र राणा ने जो पिछले दिनों में बड़ी चीजें पार्टी के लिए की हैं, चाहे भाजपा के एक बड़े नेता को चुनाव हरवाना हो, उसके बाद फिर से चुनाव जीत कर आना हो, कभी आप निर्दलीय भी चुनाव जीते, उसके बाद आपने कांग्रेस से भी चुनाव जीते। सवाल ये है, युवाओं की पैरवी तो हो रही है, राजेंद्र राणा की पैरवी कौन और कब करेगा? देखिए, मैं आपके प्रश्न का सिर्फ सिंगल लाइन में जवाब दूंगा कि जीवन में आदमी बड़ा किसी पद के कारण नहीं बनता है। आप मुझे किसी भी बड़े पद पर ले जाएं, मैं उससे बड़ा बनने वाला नहीं हूं। मुझे बड़ा बनने के लिए, लोगों के नज़रों में बड़ा बनने के लिए मुझे बड़े कर्म करना पड़ेंगे। कहा उसमें लिखा है एक व्यक्ति ने कि ए मैन इज नोन बाय हिज डीड्स, व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा पहचाना जाता है। मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे कोई बड़े पद की ज़रूरत नहीं है, मुझे वैसे भी करने का। मैं एक सोशल व्यक्ति हूं, मेरी बैकग्राउंड सोशल है और मेरा इंटरेस्ट सोशल काम में है। राजनीति में भी आया है तो राजनीति मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। राजनीति मेरे लिए सेवा का साधन है। मैं एक एनजीओ चलाता हूं, लोगों की मदद करता हूं और मेरा शौक है और मुझे अच्छा लगता है जब किसी की मदद होती है तो बदले में जो दुआएं देते हैं। यहाँ कितने पेशेंट पीजीआई जाते हैं, उनकी किस तरीके से हमारी एनजीओ मदद कर रही है। अभी पिछले कल भी हमारे अपने क्षेत्र में टौणी देवी में मेडिकल कैंप था, आइज का, पीजीआई से पूरी टीम आई थी। पिछले महीने हमने अंब में मेडिकल कैंप किया, वहाँ भी लगभग 1,500 के करीब पेशेंट चेक हुए। कई तरह की ओपीडीज पीजीआई के डॉक्टर आए थे, डॉक्टर राज बहादुर आए थे। तो इस तरीके से कोई गरीब बच्चा है, उसकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं। कोई अच्छे स्पोर्ट्समैन अमेरिका से इसी में, उनको मंथली जो है हम एनजीओ की तरफ से उनको फीड कर रहे हैं। हमारे जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, उनकी बेटियों की शादी होती है तो मैं बड़ा शौक के साथ, उनकी कोई बात आता है तो मैं उनकी मदद करता हूँ। ये मेरा काम है, ये मैं अपना कर्म कर रहा हूँ और कर्म प्रधान है। तो बड़ा बनने के लिए लोगों की नज़रों में कर्म करना पड़ेगा, कोई बड़े ओहदे से बड़ा बनने वाला नहीं है। हाल ही में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन हुआ है। सवाल सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर उठ रहे थे। कुछ अखबारों ने तो यहाँ तक लिखा कि जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों पर पूर्ण विराम लगाने के लिए इस कमेटी का गठन हुआ है। आप कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उस कमेटी के आप सदस्य भी हैं। क्या मानकर चलें, कार्यकर्ताओं की अनदेखी के जो सवाल प्रतिभा सिंह उठाती रही हैं, कुलदीप राठौर उठाते रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर उठाते रहे हैं, अब सरकार और संगठन के तालमेल में सुधार आएगा? देखिए, पार्टी समय समय पर कमेटीज का गठन करती है और जहां पार्टी को हाईकमान को उचित लगा होगा उन्होंने कमेटी का गठन किया और सभी लोग इसमें सीनियर लोग हैं और ये कमेटी अपना काम करेगी। अभी जब इसमें बैठक होगी तो निश्चित तौर पर वहाँ चर्चाएं होंगी। और दूसरी रही कार्यकर्ताओं की और हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष की बात, तो ठीक है, उन्होंने जो बातें कही होंगी या कही हैं, जो उनको उचित लगा उन्होंने कही, क्योंकि वो बहुत जिम्मेदार पद के पर हैं, मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, ऊपर से हमारी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए, सत्ता में लाने के लिए कार्यकर्ताओं का योगदान होता है और कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तब अब हम लोग सत्ता में आते हैं। कोई एमएलए बनता है तो उसके पीछे कार्यकर्ता होते हैं। तो प्रदेश के कार्यकर्ताओं की कोई ग्रीवेंसेस हों तो उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और अब बहुत सारी चीज़ें, इश्यूज ऐसे हैं कि कार्यकर्ता मुझे मिल रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ, वैसे भी मिलते हैं, अपने चुनाव क्षेत्र के अलावा दूसरे चुनाव क्षेत्रों को भी मिलते हैं। तो उसमें पिछली सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कुछ लोगों ने एजिटेशन किया, कईयों ने धरने किए, कईयों ने प्रदर्शन करे,
तो उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सरकार को तुरंत वापस ले लेने चाहिए थे। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा भी, निवेदन भी करूंगा कि उन मामलों को जो हैं उनको तुरंत जो है उनको जो कार्यकर्ताओं पर बने हैं, राजनीतिक आधार पर बने हैं, उनको वापस होने चाहिए। आपके मंत्री बनने की पैरवी प्रतिभा सिंह भी हमारे एक साक्षात्कार में कर रही थी। कौल सिंह ठाकुर हमारे एक साक्षात्कार में कह रहे थे कि कुछ विधायक हैं जो उनके पास शिकायत भी कई बार कर देते हैं कि हमारी सरकार में सुनी नहीं जा रही है। सवाल मेरा आपसे ये है, प्रतिभा सिंह आपकी पैरवी कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजेंद्र राणा को जिस तरह से हॉली लॉ से भी जोड़कर देखा जाता है, इस वजह से आपको शुरुआत में ही मंत्री नहीं बनाया गया? देखिए, पूरा प्रदेश जानता है मैं राजा वीरभद्र के बहुत बड़ा समर्थक और उनका फैन था, हूँ भी। आज इस दुनिया में नहीं है फिर भी हूँ, ये सत्य है। परंतु मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे जो आदेश दिए मैंने पार्टी का काम किया है। मुझे सोलन उपचुनाव उसमें कॉरपोरेशन के चुनाव में लगाया गया, वहाँ हमने काम किया, रिजल्ट दिया। हमने फतेहपुर हमें लगाया गया, हमने डे एंड नाइट काम किया। अपने जनरल इलेक्शंस हुए उसमें डे एंड नाइट काम किया। अपना चुनाव क्षेत्र के अलावा बाकी के चुनाव क्षेत्रों में भी हमने काम किया। जो पार्टी का आदेश हुआ वो हमने किया। आगे भी जो आदेश होगा उसको पालना की जाएगी। राजनीति में एक चर्चा तो ये भी है कि कुछ विधायक राजेंद्र राणा के पास भी शिकायत लेकर आते हैं कि हमारी भी सरकार में सुनी नहीं जा रही है, ऐसा है? देखिए, सबके काम होते भी नहीं हैं। कोई टेक्निकल तौर पर नहीं होते हैं, कईयों के संवैधानिक तौर पर नहीं होते हैं, पर नेचुरली है हर आदमी के चाहता है कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। और जिन लोगों से वोटें ली हैं, जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है, उनकी कुछ उम्मीदें भी होती हैं जो कि सारी पूरी नहीं होती हैं। हर व्यक्ति का, हर चुने व्यक्ति की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ सुजानपुर से तीसरी बार के विधायक और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।